नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाइयां। देखिए, एक समय था जब अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत इस देश ने तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की प्रताड़नाएं, तरह तरह की मुसीबतों को झेला। उस समय भारत के प्रत्येक वीर का ये सपना था कि जब मेरा देश आज़ाद होगा तो मैं उसमें ये चीज़ें करूंगा, जब मेरा देश आज़ाद होगा तो मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा, जब मेरा देश आज़ाद होगा तो मैं उसमें ये चीज़ें रखूंगा, जब मेरा देश आज़ाद होगा तब मैं उसमें ये चीज़ें नहीं रखूंगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में उसके सपनों के भारत का एक चित्र छपा हुआ था। ये ठीक कुछ वैसा है जैसा एक कोई व्यक्ति हो जिसका अपना कोई घर ना हो और उस वो चाहता हो कि उसका कोई घर हो, तो वो भी एक ऐसा सपना सजाता है कि जब कभी मेरा घर होगा तो मैं उसे ऐसे बनाऊंगा, मैं उसकी डिजाइनिंग ऐसे करूंगा, मैं सोफा सेट यहाँ रखूंगा, मैं डाइनिंग सेट यहाँ पर रखूंगा, मैं टीवी इस जगह लगाऊंगा, मैं गुलदस्ते इस जगह लगाऊंगा। ठीक इसी तरह भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में उसके सपनों के भारत का एक चित्र था। अंततः ये शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को आया, जब इस देश को अंग्रेजी सरकार से आज़ादी मिली और तब हमने धीरे धीरे उन चित्रों को एकत्रित करना शुरू किया और एकत्रित कर कर एक 26 जनवरी 1950 को दुनिया के सामने उन चित्रों का एक एल्बम सामने आता है जिसे दुनिया भारत के संविधान के नाम से जानती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जिसमें हर वो ऊंची से ऊंची बात, हर वो ऊंचे से ऊंचा आदर्श, हर वो ऊंचे से ऊंचा मूल्य, हर वो ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत शामिल है जो किसी भी राष्ट्र या किसी व्यक्ति को उच्च समृद्धि या चेतना के उच्चतम तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, भारत का संविधान सिर्फ किसी एक किताब पर लिख दी गई कुछ पंक्तियां नहीं है। ये वो मूल्य है, ये वो आदर्श, ये उन मूल्यों, उन आदर्शों का संकलन है जिसकी नींव पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे हमारे वीर, हमारे पूर्वज। तो आज की वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह के भारत का सपना हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, क्या हम उस तरह का भारत बना पाए हैं, क्या हम उस तरह का भारत बना पाने में सक्षम हुए हैं, हम उस तरह का भारत बना पाए हैं, और अगर हम बना पाए हैं तो कितनी अभी चीजें बाकी रह गई हैं जो उनमें अभी और हमें शामिल करनी चाहिए। तो इन्हीं बातों की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहा उन्होंने कि हम क्या थे, हम क्या हो गए और हम क्या होंगे। आइए आज के इस पावन पर्व पर मिलकर विचार करें। तो हम भी इस वीडियो पर हम और आप दोनों मिलकर ये विचार करने का प्रयास करेंगे कि हम वो जो सपना हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था कि हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, हम उसे कितना साकार कर पाए। देखिए क्या था ना, मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ रहा था, तो एक बड़ा कमाल का प्रश्न वो पूछते हैं कि यार ऐसा क्या कारण रहा कि प्राचीन भारत में हर ऊंचे से ऊंचा विचार और समृद्धि की दृष्टि से अगर देखा जाए, वैज्ञानिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए, और प्रयोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए, निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत इन हर क्षेत्रों में दुनिया में, मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में अग्रणी रहा। तो ऐसे वो क्या कारण है? तो कारण जो वो बात करते हैं, सबसे मुख्य कारण ये बात करते हैं कि देखिए क्या हुआ ना कि भारत की जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसके चलते उसे एक उर्वरक भूमि मिली और जिसमें उन्होंने अनाज उगाए और सारी चीजें। तो कभी खाद्यान्न की समस्या भारत को रही नहीं। और जब भरपेट भोजन मिला, वो कहते हैं ना कि भूखे भजन होए ना गोपाला, और तो जब भरपेट भोजन मिला, एक ऐसा पर्यावरण प्रकृति के समीप जहाँ हिमालय भी है और हरे भरे पठार, पर्वत और जंगल, सारी चीजें हैं, तो ये सब हमें सोचने के एक वो देते हैं तरीका, हमारे मस्तिष्क को सोचने की ऊर्जा देते हैं, मस्तिष्क को सोचने की प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन एक तरह की मिलती है। तो प्राचीन भारत के मस्तिष्क ने वो सारे विचार सोचे और इनका एक बड़ा कारण यही रहा कि प्राचीन भारत एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, आप कह लीजिए समृद्ध राष्ट्र था प्राचीन भारत। ये था वो भारत। जैसे कई विचारक हैं, एंगस मैडिसन वगैरह हो गए और एडम स्मिथ वगैरह हो गए, वो इस बात को कोट करते हैं कि अंग्रेजों से आने से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी, उसकी दुनिया में जो उसका योगदान था लगभग 24 से 25% तक भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में जो योगदान था 24 से 25% तक। और अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 1 2 3% तक कुछ विद्वान जाते हैं
अब तरह तरह की राय है विद्वानों में, 3 ही मान लीजिए, उससे क्या ही और ज्यादा कम रहा होगा, कम ही मानिए उससे। तो ये रहा है प्राचीन। एक तरफ हम क्या थे, जब मैथिली से हम गुप्त पूछते हैं कि हम क्या थे, तो हम ये थे, फिर हम क्या हुए और क्या हो रहे हैं और आगे क्या होंगे। अंग्रेजों, देखिए अगर आपको समझना है ना कि किस तरह अंग्रेज, क्योंकि वीडियो में अभी हम यहाँ उतनी बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, किस तरह की नीतियां उन्होंने अपनाई, किस तरह की पॉलिसीज वो लेकर आए, किस तरह के विचार वो लेकर आए, जिससे उन्होंने भारत को अपने फायदे के लूटा। अगर ये सारी चीजें समझनी हो तो डॉक्टर शशि थरूर की एक बड़ी अच्छी किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखिए जब देश आजाद हुआ, है ना, हम इसकी बात करते हैं, जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक जर्जर देश हमें दिया था, उसको हमने धीरे धीरे विकसित किया। और आज़ादी की, अगर हम पहले आज़ादी के वक्त की हम भारत की बात करें तो ना अर्थव्यवस्था में भारत अच्छा, ना लिटरेसी में भारत अच्छा, ना भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा। हमने धीरे धीरे उनको डेवलप किया, हमने धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बनाया, हमने धीरे धीरे वो संस्थान बनाए जिन्होंने भारत को भारत बनाया। और अगर हम तुलना करें तो एक समय ऐसा था कि जब लोग, भारत बोलता था, लोग सुनते नहीं थे, और एक आज का समय है जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत की राय मायने रखती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अच्छाइयां तो बहुत सारी हमारे अंदर हैं, हम बहुत सी खूबियां हमें हैं, लेकिन आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कि वो कौन कौन सी कमियां हैं जिन पर हमें अभी काम करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इन सब की बात आती है ना, तो हम तुरंत लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और हम ये सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हम में कुछ कमियां भी हैं। देखिए सबसे ठीक वही व्यक्ति या राष्ट्र महानता की तरफ आगे बढ़ सकता है, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसे अपनी कमियां पता हो और अपनी शक्तियों का एहसास भी हो। वर्षों पहले कबीरदास जी कह गए हैं, क्या कह गए हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। तो जब मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि भारत के पास क्या कमियां हैं, तो लाठी लेकर आपको नहीं खड़े हो जाना है। आपको समझना है कि अभी हमें और कहाँ काम करना है। अगर हमें दुनिया की आंख में आंख मिलाकर बात कर रही है, दुनिया की आंखों में आंख मिलाकर खड़ा होना है, तो हमें अपनी कमियों को तो देखना ही होगा ना। जब उन कमियों को हम देखेंगे, उन कमियों पर सुधार करेंगे, तब हम एक और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए समझते। देखिए पहली जो मुझे लगता है चीजें दिक्कत हो रही आज, जब जरूरत है देश के प्रत्येक नागरिक, देश के एक एक व्यक्ति को एक साथ आकर खड़े होने की, तब आज हम अलग अलग चीजों में एक दूसरे से बट रहे हैं। हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, हम जाति के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, भाषा के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, हम क्षेत्र के नाम से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। देखिए एक बड़ी अच्छी बुक है युवाल नोआ हरारी की, मैं अक्सर इसको कोट करता हूँ, सेपियंस। क्या बुक का नाम है? सेपियंस। सेपियंस में हरारी एक सवाल पूछते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि मानव जिसकी इस प्रकृति में हैसियत किसी एक छोटे कीड़े से कहीं ज्यादा बेहतर नहीं थी, वो क्या परिस्थितियां रही, वो क्या तरीके रहे, वो क्या टूल्स रहे जिनके माध्यम से मानव, जो एक समय पर प्रकृति में कीड़ा एकमात्र था, आज वो प्रकृति का बादशाह बन बैठा। तो ये कोर जो प्रश्न है इस बुक में पूछते हैं, और जो उसका सबसे बड़ा जो वो कारण देते हैं, उसका इंटेलिजेंस नहीं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी ये क्षमता कि वो एक साथ लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संख्या में मिलकर काम करना जानते हैं। वो एक साथ करोड़ों इकट्ठा होकर, ये और किसी प्रजाति में नहीं पाया गया कि इतनी बड़ी तादाद पर एक प्रजाति को एक साथ इकट्ठा और एक साथ इकट्ठे होकर काम करे। तो ये ताकत थी जिसने होमोसेपियंस को प्रकृति का बादशाह बना दिया, एक कीड़े से उठाकर प्रकृति का बादशाह बना दिया, वो ये ताकत थी। अब उसमें वो तरह तरह की बातें करते हैं कि उसका एक रिलीजन की इसी से व्याख्या वो कर देते हैं कि रिलीजन एक मिथ है, मनी, नेशंस, इन सारी चीजों की, उन पर अभी हम नहीं जाएंगे। जो मेन मुद्दा वो है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एकता की क्या ताकत है। मैं और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जाति, धर्म, भाषा के नाम पर एक दूसरे से खुन्नस खाए हुए बैठे हैं कि सॉरी, जो मेरी भाषा है वो ज्यादा अच्छी, हिंदी बोल रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, ये तमिल बोल रहा है, ये मराठी, हम ये बोल रहे हैं इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। क्या है? मराठी बोल,
हिंदी बोल। ये देखिए, हर भाषा के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। हर भाषा के पास उसका अपना साहित्य है, हर भाषा के पास उसका अपना ज्ञान है। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप खुन्नस खा बैठे हैं कि नहीं हम तो भैया हिंदी वाले हैं, हम तमिल वालों की बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो तमिल हैं, हम हिंदी भाषी, हम सिर्फ हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो बस हम बाकियों को सुनना बंद कर देंगे, हम मराठी से कुछ नहीं सीखना चाहेंगे। हर भाषा के पास आपको देने के लिए कुछ ना कुछ है, तो आप सभी से कुछ ना कुछ सीखिए ना। और जब आप सभी से कुछ ना कुछ सीखेंगे, तब जाके इस देश को कहीं समृद्धि और ऊंचाइयों तक, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो शर्त है विश्व गुरु बनने के लिए, आपको एक होना पड़ेगा। बड़ी कमाल की कहानी है बुद्धिज्म में, मेरे ख्याल से बौद्ध दर्शन में ये वो कि एक हाथी होता है। हाथी मान लीजिए मैं बना नहीं पाता हूं, तब भी मान लीजिए एक हाथी होता है, ठीक, इसी को मान लो हाथी। एक हाथी होता है, 4-5 लोग आते हैं, तो पांचों अंधे, 4-5 जो लोग आते हैं वो अंधे होते हैं, उनमें से क्या छूता है, एक हाथी के पीठ छूता है। तो कहता है यार लग रहा कोई बहुत बड़ी दीवार है। एक क्या छूता है, उसकी पूंछ छू लेता है, कहता है अरे यार लग रहा कोई रस्सी है। एक छूता है, क्या छूता है, उसके कान छू लेता है, कोई बहुत बड़ा पंखा है यार। एक उसकी सूंड छू लेता है, तो लगता है यार कोई अजगर वगैरह, सांप वगैरह कोई है बड़ा भारी। ये सारी चीजें, अब देखिए हो क्या रहा है, पांचों को कुछ थोड़ा थोड़ा पता है उस चीजों के बारे में। कमाल की चीजें सोचिए, क्या हो ये पांचों अगर मिल जाए और कहते हैं यार एक पूंछ है, एक बड़ी सी दीवार जैसा कुछ है, एक पंखा है, एक सूंड जैसा है, और इन सबको मिला दे, अरे यार ये तो हाथी है। लेकिन अगर आप ये क्या करें, ये पांचों अलग अलग रहें, खुन्नस खाए हुए बैठे हैं चारों पांच एक दूसरे से, और एक दूसरे से वो ज्ञान साझा नहीं करना चाह रहे जो इनके पास है, तो इनके पास अधूरा ज्ञान रहेगा, और उस अधूरे ज्ञान को लेकर ये कुछ भी नहीं कर सकते। सही स्थिति क्या होगी, एक दूसरे से जो इनके पास ज्ञान है, किसी के पास पूंछ का ज्ञान है, किसी के पास पंखे कान का ज्ञान है, किसी के पास सूंड का ज्ञान है, अगर इन सबको मिला दे तो अंततः क्या बन जाएगा, एक हाथी की छवि उनके मस्तिष्क पर बन जाएगी। तो आज हमें जरूरत है कि हम एक हों। आज हमें जरूरत ये नहीं है कि हम एक दूसरे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से खुन्नस खाए बैठे हुए रहें। तो इसी को अगर आप देखिए, अगर आपकी भाषा में बोल दूं तो क्या बोलते हैं इसी को, स्वाम इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, स्वाम इंटेलिजेंस, या इसी को बोल देते हैं हनी बी डेमोक्रेसी। हनी बी डेमोक्रेसी या हनी बी इंटेलिजेंस, इसी चीज को बोल देते हैं। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी बैठना, क्या हाइव माइंड है ना, इसी को हाइव माइंड बोल देते हैं। क्या कि वो सारे हमारी जो ताकतें हैं, अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सब अगर एक मिलकर साथ आ जाए, और सोचिए सबके पास अपना अपना ज्ञान, सबके पास अपना अपना साहित्य, सबके पास अलग अलग सोचने का तरीका, और जब ये सब एक हो जाएंगे तो क्या भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है? लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये हमारी जो पहली समस्या जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं सॉरी। दूसरी जो बात है मेरी, वो है वैज्ञानिक चिंतन को लेकर। वैज्ञानिक चिंतन का क्या मतलब हुआ? देखिए दरअसल कोई बात सही है या गलत है, ये इस बात से नहीं तय होगी कि इसे कौन बोल रहा है। एक समय था यूरोप में, डार्क एज था। देखिए यूरोप को हम अगर समझे, रेनेसां पीरियड, देखिए यूरोप में एक समय ऐसा था जब यूरोप जागा हुआ था। इसको क्या बोल देंगे, अवेकिंग स्टेट, है ना। आपने पढ़ा होगा जो इतिहास वगैरह के विद्यार्थी। फिर आता है क्या, डार्क स्टेट। फिर क्या आता है, री अवेकनिंग, है ना, पुनर्जागरण, या रेनेसां जिसे बोल देते हैं, पुनर्जागरण, री अवेकनिंग। क्या था, देखिए अवेकिंग स्टेट मतलब क्या है? अवेकिंग स्टेट मतलब क्या है कि हम कोई बात सही है या गलत है ये इस बात पर नहीं मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति से कह रहा तो इसलिए बात ये सही ही होगी, कोई धर्म इस बात को कह रहा है इस बात इसलिए ये बात सही होगी। हम तर्क की कसौटी, हम तथ्यों की कसौटी पर उस बात को परखेंगे, तब जाकर हम मानेंगे कोई बात सही है या गलत है। तो ये पहली अवस्था थी यूरोप की। फिर दोबारा क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि उनके मस्तिष्क पर, उनकी चिंतन पद्धति पर, उनके कॉग्निशन पर जिसका कब्जा हो गया वो था क्रिश्चियनिटी, धर्म का कब्जा हो गया। अब वो दुनिया को रेशनैलिटी, तर्क की चश्मे से नहीं देख रहे हैं, अब वो दुनिया को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। और वहीं पर धर्म जो मानेगा वो सत्य है। धर्म कभी डार्विन की थ्योरी नहीं मानेगा। धर्म क्या मानेगा, उसके अपने सिद्धांत जो उनको और आगे बढ़ा रहे हो। तो तीसरा स्टेट रीअवेकनिंग, मतलब पुनर्जागरण, मतलब फिर से हम जाग गए, जिसे आप रेनेसां बोल रहे हैं। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर फिर धर्म की पकड़ हमारे मस्तिष्क, हमारे चिंतन से
हट गई और हमारा चिंतन पद्धति हमारी पूरी तरह से यूरोप की कह लीजिए आप आजाद हो गई। और जब रेनेसा के बाद का आज यूरोप आप देख लीजिए ऊंचाइयों को छू रहा है, आज तकनीक के मामले में, आज विज्ञान के मामले में वो हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। देखिए विवेकानंद को मैंने पढ़ा तो वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैंने दुनिया भर के दर्शन, दुनिया भर के साहित्य को पढ़ा है, मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, दुनिया के ऊंचे से ऊंचा चरित्र, ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व का निर्माण करने की क्षमता जो भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य रखता है, वो दुनिया का कोई भी दर्शन, कोई साहित्य नहीं रखता। लेकिन हम चरित्र ऊंचे से ऊंचा बनाने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन क्या ज्ञान और विज्ञान में हम बहुत आगे हैं क्या? क्या ज्ञान और विज्ञान में आज हम यूरोप के बराबर हैं क्या? क्या ज्ञान और विज्ञान में आज हम यूएस के बराबर हैं क्या? क्या ज्ञान और विज्ञान में आज हम चीन के बराबर हैं क्या? इस पर बहस नहीं करनी है कि अरे ये क्या बात करते हो तुम, हमारे पास पुष्पक विमान था। दुनिया में आज जितनी तरह की तकनीकों की बात हो रही, जितने तरह के विज्ञानों की बात हो रही, उन सब के रेफरेंसेस आपको वेदों में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाएंगे इससे क्या मतलब है? उनका कितना हम प्रयोग करना जा रहे हैं? आज हम कितनी वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दे रहे हैं? प्रश्न इस चीज का है। कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे, देखिए भारत एक युवा राष्ट्र है और धीरे धीरे कहीं ऐसा तो नहीं हम एक ऐसा युवा तैयार करते जा रहे हैं जो अंधभक्त बनता जा रहा हो, जिसकी सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती जा रही हो, जो सिर्फ लीक को फॉलो करना जानता हो, जो एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीना जानता हो। तो इस तरह का युवा हमें नहीं चाहिए। हम बात भगत सिंह की तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वहां तक करते हैं। भगत सिंह के बारे में सिर्फ इतना पता होता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा देते थे, बस हमें कोई मतलब नहीं कि भगत सिंह के क्या विचार थे राष्ट्र के बारे में, भगत सिंह के क्या विचार थे भाषा के बारे में, भगत सिंह के क्या विचार थे अर्थव्यवस्था के बारे में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो दूसरी चीज मेरी जो मुझे लिखता है, जो सबसे बड़ी हमारी एक समस्या है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम एक जो वैज्ञानिक चेतना है, वैज्ञानिक चेतना का अर्थात कोई बात हम सिर्फ इसलिए नहीं मानने की अमुक धर्म ने ये बात कह दी, कोई बात हम इसलिए नहीं मान लेंगे कि अमुक सेलिब्रिटी ने ये बात कह दी, कोई बात हम इसलिए नहीं मान लेंगे कि अमुक व्यक्ति ने ये बात कह दी इसलिए बात सत्य ही होगी। हम उस बात को अपनी चिंतन पद्धति से गुजारेंगे, हम उस बात को तथ्यों की कसौटी पर कसने का प्रयास करेंगे, और जब उन पर वो बात खरी उतरेगी तब हम उसे सही मानेंगे। तो दूसरी जो हमारी कमी है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो क्या है? वो हमारी चिंतन पद्धति। इस पर हमें जरूर काम करना चाहिए। और अगली अगर मैं बात करूं, अगर इसी पर मैं बात करूं, देखिए क्या होता है ना, एक तीसरी अगर मैं बात करूं, ये वो है हमारी क्या? शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम। देखिए वर्तमान में हमारी जैसी शिक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर अगर हमें लगता है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तो ये ख्वाब हम भूल ही जाएं तो ज्यादा बेहतर। वर्तमान में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिस पद्धति पर आधारित है, उसे कुछ लोग फैक्ट्री मॉडल या बैंकिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या? फैक्ट्री मॉडल या बैंकिंग मॉडल क्यों कहते हैं? देखिए समझिए बात को। फैक्ट्री मॉडल मतलब क्या? एक फैक्ट्री क्या करती है, मान लीजिए चिप्स की फैक्ट्री है, मान लीजिए, ठीक, वो क्या करेगी? वो आलू लेगी और एक तरह के चिप प्रोडक्ट बनाते चली जाएगी, एक सेम डिजाइन। जैसे ये आप देख लीजिए, ये किसी एक फैक्ट्री में बना हुआ है। अब ऐसे ही लाखों करोड़ों पेन होंगे और उन सब का डिजाइन और सारी चीजें, एक साइज, सब लगभग एक जैसा होगा। वर्तमान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इसी फैक्ट्री मॉडल पर आधारित है, जिस पर एक क्लास में देखिए क्या होता है, एक कक्षा में मान लीजिए अगर 30 बच्चे हैं, तो 30 अलग अलग इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, 30 अलग अलग ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी अलग अलग परवरिश हुई है, अलग अलग जिनका जेनेटिक पूल है, अलग अलग जो एनवायरनमेंट पले बड़े हैं, अलग अलग सोचने समझने का तरीका, अलग अलग उनके सपने होंगे, उनकी अलग अलग क्षमताएं होंगी, उनकी अलग अलग ताकतें होंगी। लेकिन वर्तमान में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो क्या करती है? वो उन 30 के 30 बच्चों को एक जैसा ट्रीट करती है, और अंततः जब वो पूरी शिक्षा पद्धति से निकल कर आते हैं, तो हम 30 लगभग एक जैसा सोचने समझने वाले लोगों का दल बाहर निकालते हैं इस पूरी व्यवस्था से। तो क्या हुआ? ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम हुआ, क्या हुआ? एक फैक्ट्री हुई, और इस फैक्ट्री से जो 30 प्रोडक्ट निकले वो लगभग सेम, जबकि 30 इंडिविजुअल थे। और दूसरा, इसको बैंकिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? देखिए बैंक में क्या करते हैं आप? बैंक में करते क्या है? बैंक में आप पैसा जमा करते हैं और जब जरूरत होती है निकाल लेते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? ठीक कुछ ऐसा ही करता है। क्या करते हैं हम रटते रहते हैं, ब्रेन में सूचना एकत्रित करते रहते हैं। क्यों? कि एक दिन ऐसा आना है, उस दिन हमें उड़ेलना है जाकर, और वो
दिन कौन सा, हमारी परीक्षा का दिन है, जहां पर हम ये सारी जो सूचनाएं हमने एकत्रित कर रखी हैं इनको हम लिखेंगे जाकर, उड़ेलेंगे जाकर, जिससे ये तय होगा कि हम कितने जीनियस हैं या कितने इंटेलिजेंट है। किसी के 90% आ गए तो ये बहुत ही जीनियस माने जा रहे हैं बात। और सिर्फ ये है मामला कि रटने में अच्छे थे, चीजों को एकत्रित करके वो करने में बड़े, उड़ेलने में बड़े अच्छे थे, इस वजह से इनको जीनियस मान लीजिए। हमारी शिक्षा पद्धति किसी भी तरीके से बात नहीं करती क्रिटिकल थिंकिंग पर। आज बात जो चल रही है लिटरेसी 2.0 की बात चल रही है। किस चीज की बात चल रही है? लिटरेसी 2.0। देखिए, एक थी लिटरेसी 1.0, वो क्या थी? इसमें मान लिया जाता था अगर कोई व्यक्ति पढ़ना जान रहा है, लिखना जान रहा है, अपने सिग्नेचर करना जान रहा है तो ठीक है भाई, इसे हम पढ़ा लिखा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे हम पढ़ा लिखा मान लेंगे कि भैया ठीक है, ये बंदा पढ़ा लिखा है, क्योंकि बोलना जान रहा है, अपने सिग्नेचर करना जान रहा है, पढ़ना जान रहा है, लिखना जान रहा है, तो ठीक है भाई एक बात। लेकिन आज जो है ना, आज काम इससे चल नहीं पाएगा। आज हमें लिटरेसी 2.0 की जरूरत है, जिसमें जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो चाहिए क्या? इमोशनल लिटरेसी। क्या चाहिए? इमोशनल लिटरेसी। क्या आज हम कभी बात करते हैं बच्चों से कि इमोशंस, इनको किस तरह से मैनेज करना है, लव, हेट, ब्रेकअप, इन सारी चीजों को लेकर वो एक कसम हमेशा रहते हैं। हमने कभी इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत इनको ये मैनेज करना कभी सिखाया ही नहीं। इमोशंस पर हमने कभी बात करी ही नहीं। हम सिर्फ बात करते रहते हैं रटाने पे, एग्जाम आने वाला है, पेपर में लिखोगे, पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये है वो, ये सारी बातें। हम कभी इमोशंस पर बातें करते, और आज ये सबसे जरूरी चीज है, और भारत के लिए तो और जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्यों कि भारत एक युवा राष्ट्र है, और युवाओं को भ्रमित करना सबसे आसान होती है। आज हम देख रहे हैं बिहेवियरल साइंस में, साइकोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में इतनी रिसर्च हो रही है। आज दुनिया जानती है कि किस तरह किसी की साइकी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी, हमने कॉलोनाइजेशन की बात करी। एक टर्म बहुत चलता है आजकल, वो है क्या? डेटा कॉलोनाइजेशन। एक टर्म, एक समय था जब ब्रिटिश सरकार आई थी, ब्रिटिश सरकार कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, वो उसने जिस उपनिवेशवाद के अंतर्गत वो आए थे, वो था फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन। उसमें उन्होंने क्या किया? मूल उनका मामला ये था कि ये देश है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अब हमें क्या करना है? इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है। इसलिए ये फाइनेंशियल सिविलाइजेशन था। अब जब ये यहाँ आएंगे तो एम तो कोई लेने जाने देगा, तब क्या करेंगे? कल्चरल कॉलोनाइजेशन की तरीका अपनाएंगे। तब कल्चरल कॉलोनाइजेशन कैसे? धीरे धीरे उनकी संस्कृति को खराब बताने लगेंगे शिक्षा के माध्यम से। हम क्या करेंगे? शिक्षा में बदलाव करेंगे। हम बचपन से एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो ये मानेगी कि हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से कमतर है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से कहीं बेहतर है। तो क्या हुआ? आए थे फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन के उद्देश्य लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल कॉलोनाइजेशन का सहारा उनको इसके लिए लेना पड़ा। तो एक वो था दौर। आज जो दौर है वो है डेटा कॉलोनाइजेशन का। हम बोलते भी हैं डेटा इज न्यू ऑयल। देखिए क्या है ना, अगर आप मेरे बारे में हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जान रहे हैं ना, तो मुझे किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मुझे किस तरह से नज किया जा सकता है। एक आजकल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक टर्म चलता है नज, जिसके लिए रिचर्ड थेलर वगैरह को शायद उन्हीं को मिला था मेरे ख्याल से। इकोनॉमिक्स का नोबेल मिल चुका है उन्हें नज थ्योरी के लिए। इकोनॉमिक्स का नोबेल मिल चुका है नज। अगर मेरे पास एक आप मेरे पास मेरी सारी सूचनाएं आपके पास है, तो आप किसी भी तरीके मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको पता है मेरा कौन सा बटन दबाने पर, किस वक्त दबाने पर मैं किस तरह रिएक्ट करूंगा। तो जब बात करता हूं मैं आज एजुकेशन सिस्टम की, लिटरेसी 2.0 की, तो भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इमोशनल लिटरेसी पर ध्यान दे। वो इमोशनल लिटरेसी पर पहली बात। और दूसरी बात, ये जो हमने बात करी थी, ये फैक्ट्री मॉडल और ये जो बैंकिंग मॉडल है, आज ये काम नहीं आने वाले। आज हमें कुछ जैसे एक लर्निंग की बात करी थी जॉन डेवी ने। जॉन डेवी, जो आप लोग पेडागोजी बीएड बीटीसी वगैरह कर रखे हैं, उनके जरूर सुन रखा होगा। मेरे ख्याल से जॉन डेवी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर बात करी थी उन्होंने। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर बात करते हैं जॉन डेवी वगैरह।
क्या बात करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर बात करते हैं कि कोई सिद्धांत या कुछ बच्चे सीखना चाहें तो उस पर एक प्रोजेक्ट करें, वो बनाकर हम सब और आप बचपन में प्रोजेक्ट बना बना कर हम लोगों ने दिए, कि जॉन डेवी की देन है। और दूसरा, जैसे अब आज जिस तरह की अगर मैं बात करूँ कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, जिसे एप्पल ने डिजाइन किया, देखिए कमाल की बात है, टेक्नोलॉजी कंपनी ने दरअसल इसको वो किया है, वो है CBL, पेडागोजी 2.0 की आजकल बात जब चलती है, पेडागोजी 2.0, यहां पर CBL की बात कर चलती है, चैलेंज बेस्ड लर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या हुआ, एक क्लास है, क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन 30 बच्चे बैठे हुए हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चैलेंज बेस्ड लर्निंग को समझते क्या चीज होती है। इन 30 बच्चों को एक टास्क दिया जाएगा, हम ये देखेंगे, सभी पूरी क्लास मिलकर देखेगी कि हमारे लोकल में क्या ऐसी समस्या है। मान लीजिए समस्या हम किसकी ले लें, मान लीजिए वेस्ट, बहुत कूड़ा करकट और ये सारी चीजें, गंदगी फैली रहती है हमारी सोसाइटी में पूरी, ये एक समस्या है इस पूरे इलाके में। अब क्लास में ये प्रोजेक्ट, ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए कि हमारे पास एक चैलेंज, एक समस्या है, बहुत ज्यादा गंदगी, हमें इसे साफ करना है। तो पहला चैलेंज हो गया। अब हर बच्चा अपने अपने स्तर पर इसको समझने का प्रयास करेगा कि ये चैलेंज है क्या, इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, क्या ऐसे टूल्स अपनाए जाएंगे, और ये सारे इस पर पढ़ेंगे, उस पर समझेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे अपने अपने स्तर पर, छोटे स्तर पर, और वो जो लोकल समस्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो नई तरह की पेडागोजी आ गई है, इसे कहते हैं पेडागोजी 2.0। आज हमें इसकी जरूरत है, जो क्रिएटिविटी को बढ़ाए, जो चैलेंजेस को फेस करना सिखाए। आज बच्चा जब 12th पास होकर आता है, आप देखते हैं जब चैलेंजेस को, हम प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं रोज खबरें आती रहती कि आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कारण कि हमें प्रेशर झेलना नहीं आता, कारण कि हमने कभी इमोशनल लिटरेसी पर ध्यान दिया ही नहीं। तो तीसरी जो बात है कि हमें बात करनी चाहिए किस पर, वो एजुकेशन बात करनी चाहिए। आज हमारा फैक्ट्री मॉडल, ये बैंकिंग मॉडल, ये हमारा काम नहीं करेगा। आज हमें नए तरह के एजुकेशन की जरूरत है, और हमें इस पर काम करना ही चाहिए। तो खैर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं जो कमियां है। तो मुख्य मूलतः मैं इन 3 कमियों पर बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि अभी और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, और फिर से एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। जय हिंद।